हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोगों ने ओबी का लास्ट लेक्चर बहुत अच्छे से देखा होगा एंड एंजॉय भी किया होगा। थैंक यू फॉर द अप्रिसिएशन कि आपको लोगों को समझ में आ रहा है। आज जैसे कि हमने स्टार्ट करना था पर्सनालिटी। सबसे पहले पर्सनालिटी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि पर्सनालिटी तक हम पहुंचे कैसे हैं। हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में क्या ऑर्गेनाइजेशन खुद बिहेव करता है? नहीं, ऑर्गेनाइजेशन खुद बिहेव नहीं करता। बिहेव करते हैं उसके अंदर इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का बिहेवियर स्टडी करना जरूरी है क्योंकि वही ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट डालेगा। तो इंडिविजुअल का बिहेवियर स्टडी करने के लिए एक बहुत बड़ी चीज है जो हमें स्टडी करनी होगी, वो है पर्सनालिटी। इंडिविजुअल के बिहेवियर को कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती हैं, कौन कौन सी चीजें बिहेवियर पर इम्पैक्ट डालती हैं, वो हमें स्टडी करना जरूरी है। जिसमें से एक है पर्सनालिटी कि पर्सनालिटी जो है वो इंडिविजुअल के बिहेवियर पे इम्पैक्ट डालती है। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना मीनिंग ऑफ द पर्सनालिटी। जैसे कि मैं हर बार क्या कराती हूँ, पहले आपको लिटरल मीनिंग बताती हूँ पर्सनालिटी का क्या है। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं हूं एंड मेरे 3-4 फ्रेंड्स हैं, क्या सारे सेम तरीके से बिहेव कर रहे हैं? क्या सारे सेम तरीके से सोच रहे हैं? क्या सारे सेम तरीके से फील कर रहे हैं? इट मीन्स सिचुएशन मान लो एक ही है, हम तीनों के सामने, हम 3 फ्रेंड्स हैं, तीनों के सामने सेम सिचुएशन है, बट क्या होगा, तीनों का थिंकिंग पैटर्न अलग होगा, तीनों का बिहेविंग पैटर्न अलग होगा एंड तीनों का फीलिंग पैटर्न अलग होगा। ठीक है, तो यही कह रहा है पर्सनालिटी क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर एक इंडिविजुअल के जो डिफरेंसेस हैं इन कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेविंग। इट मीन्स हर कोई थिंकिंग, बिहेविंग एंड फीलिंग में अलग अलग तरीके से उसके पैटर्न अलग अलग है। हर किसी का थिंकिंग पैटर्न अलग है, हर किसी का बिहेविंग पैटर्न अलग है, हर किसी का फीलिंग पैटर्न अलग है। और यही डिफरेंट जो पैटर्न्स हैं वो डिफरेंट लोगों की पर्सनालिटी बोली जाती है, वो डिफरेंट लोगों की पर्सनालिटी को अराइज करते हैं। इट मीन्स पर्सनालिटी क्या है, एक इंडिविजुअल उस जिसका हर बाकियों से डिफरेंट होगा। हम कहते हैं ना इसकी पर्सनालिटी ऐसे है, इसकी पर्सनालिटी ऐसे सोचने की है, तो क्या हुआ, पर्सनालिटी रेफर्स टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन कैरेक्टरिस्टिक्स पैटर्न ऑफ, किस किस चीज का डिफरेंस हो सकता है, थिंकिंग का भी हो सकता है, फीलिंग का भी हो सकता है एंड बिहेविंग का भी हो सकता है। जब ये 3 चीजों के पैटर्न ऑफ थिंकिंग, बिहेविंग एंड फीलिंग अलग अलग है तो वहीं से पर्सनालिटी को डिटरमाइन किया जाता है। क्योंकि ये सब चीजें किसी भी पर्सन की सिमिलर नहीं होंगी। सिमिलर नहीं होंगी मतलब डिफरेंट होंगी, डिफरेंट होगी मतलब हर कोई डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करेगा, डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करेगा तो उसकी पर्सनालिटी भी अलग हो जाएगी। तो इन चीजों से पर्सनालिटी को डिटरमाइन किया जाता है, पैटर्न ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेविंग। देखो एक बार, पर्सनालिटी रेफर्स टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन कैरेक्टरिस्टिक्स पैटर्न ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेविंग। ठीक है, अब चलते हैं पर्सनालिटी की डेफिनेशन क्या है। चलिए पर्सनालिटी की डेफिनेशन क्या कहती है, ऑल पॉट जो ऑथर हैं उन्होंने क्या बोला, पर्सनालिटी इज अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल। ऐसा क्यों बोला गया इसको समझो पहले। आप एक बात बताओ, क्या इंडिविजुअल, अगर मैंने लिख दिया मुझे कभी गुस्सा नहीं आएगा, क्या हर सिचुएशन में ऐसा होगा? हमेशा मेरे को कभी लाइफ में गुस्सा ही नहीं आएगा? नहीं, वो कह रहा है एक इंडिविजुअल के अंदर भी डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब अलग अलग तरीके के पैटर्न्स हैं स्टडी के, हर किसी के अंदर अलग अलग तरीके के पैटर्न है बिहेव करने के। तो डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दो साइकोलॉजिकल सिस्टम, हर किसी का जो साइकोलॉजिकल सिस्टम है उसके अंदर भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। साइकोलॉजिकल सिस्टम भी बहुत सारे तरीकों से रिएक्ट करता है, दैट डिटरमाइन द यूनिक एडजस्टमेंट टू सोसाइटी। मेरा साइकोलॉजिकल पैटर्न मुझे सोसाइटी में किस तरीके से एडजस्ट करवा रहा है, मेरा साइकोलॉजिकल पैटर्न की वजह से मैं सोसाइटी में कैसे एडजस्ट कर रही हूँ, वो हर किसी का अंदर अंदर डिफरेंट है और डिफरेंट सिचुएशन में भी अलग होता है। तो वो क्या कह रहा है, इसलिए वो डायनेमिक हो गया। देखो दोबारा से अगर समझ नहीं आया तो,
डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल। हर किसी के अंदर भी बहुत सारे रंग हैं, हम कहते हैं ना बहुत सारे रंग हैं इसके, वो नेचुरल है, हम हर सिचुएशन में अलग चलते हैं। तो क्या हुआ, जो हमारी एडजस्टमेंट टू सोसाइटी है, मैं सोसाइटी में कैसे एडजस्ट करी वो मेरी पर्सनालिटी है, आप सोसाइटी में कैसे एडजस्ट करोगे वो आपकी पर्सनालिटी है। और ये किस वजह से हो रहा है, ये साइकोलॉजिकल सिस्टम की वजह से हो रहा है। साइकोलॉजिकल सिस्टम की वजह से हमारे अंदर जो पैटर्न डिफरेंट है उसकी वजह से हम एडजस्टमेंट जो है यूनिक तरीके से करते हैं सोसाइटी में। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो एक बार मैं फिर से करवा रही हूँ सो दैट किसी भी पर्सन का, किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट ना रहे। देखो, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल, मतलब एक इंडिविजुअल होने के नाते मेरे अंदर, सबसे पहले समझो हर कोई डिफरेंट बिहेव करता है सोसाइटी में, डन, ओके। हर कोई डिफरेंट बिहेव क्यों करता है, क्योंकि हर किसी का साइकोलॉजिकल सिस्टम डिफरेंट है, डन डन। देखो इसलिए वो कह रहा है, क्यों है, क्योंकि डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंडिविजुअल के अंदर, खुद के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन लगा लो, क्योंकि हर पर्सन के अंदर बहुत कुछ डिफरेंट डिफरेंट चलता है, जिसकी वजह से उसका मेंटल स्टेटस अफेक्ट होता है, और उस मेंटल स्टेटस की वजह से उसका सोसाइटी में, साइकोलॉजिकल फैक्टर की वजह से उसका सोसाइटी में एडजस्टमेंट करने का तरीका यूनिक है। वो यूनिक तरीके की एडजस्टमेंट को ही हम पर्सनालिटी बोलते हैं। सबसे पहले हमने मीनिंग में क्या पढ़ा, जो पर्सनालिटी है वो थिंकिंग पैटर्न, बिहेविंग पैटर्न, फीलिंग पैटर्न सबकी अलग अलग है, इसलिए सबकी पर्सनालिटी भी अलग अलग है, उसी को तो पर्सनालिटी बोलते हैं। सबकी पर्सनालिटी सेम तो नहीं होती ना, क्यों, क्योंकि सबका थिंकिंग पैटर्न, बिहेविंग पैटर्न एंड फीलिंग पैटर्न अलग है। उसके बाद ऑलपॉट ने क्या बोला, ऑलपॉट ने बोला कि साइकोलॉजिकल सिस्टम की वजह से सबका, दैट डिटरमाइन द यूनिक एडजस्टमेंट, सब साइकोलॉजिकल सिस्टम की वजह से सोसाइटी में अलग तरीके से बिहेव करते हैं, अलग तरीके से बिहेव करते हैं, एडजस्ट करते हैं, तो वही पर्सनालिटी को डिटरमाइन करता है। चलो उसके बाद वो क्या कह रहा है, यू शुड थिंक ऑफ पर्सनालिटी, यू शुड थिंक ऑफ पर्सनालिटी एज सम टोटल ऑफ टोटल वेज। मतलब पर्सनालिटी क्या है, एक टोटल वेज है जिसमें एक इंडिविजुअल रिएक्ट करता है, एक ओवरऑल वे हो गया, सम टोटल कर दो। एक पर्सन एक सिचुएशन में कैसे रिएक्ट कर रहा है वो नहीं, डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट करता है, ठीक है, हर एनवायरमेंट में अलग करता है। तो वो वही कह रहा है, यू शुड थिंक ऑफ पर्सनालिटी, आपको कैसे सोचना चाहिए कि पर्सनालिटी का मतलब क्या। वो कह रहा है पर्सनालिटी को आपने कैसे सोचना है, एज अ सम ऑफ द टोटल वेज, जिस भी तरीके से एक इंडिविजुअल रिएक्ट करता है, इंटरैक्ट करता है इन सोसाइटी में, उनका सम टोटल कर दो, वो पर्सनालिटी है। यू गॉट माय पॉइंट। सबसे पहले हमने क्या बोला कि एक इंडिविजुअल सोसाइटी में जितने जितने तरीकों से रिएक्ट करता है, इंटरैक्ट करता है, वो तरीके जो रिएक्ट करने के हैं वही उसकी पर्सनालिटी को डिटरमाइन करते हैं। तो ये सम टोटल ऑफ ऑल दैट हो गया तरीका जिससे आप सोसाइटी में इंटरैक्ट कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं, अगर अभी भी डाउट है मेरी बात सुनो, पर्सनालिटी क्या है आप नॉर्मल तरीके से लिंक करो। मैं सोचू इसकी पर्सनालिटी ऐसी है, उसकी पर्सनालिटी वैसी है, सबसे पहले आप इस बात का जवाब दो, क्या सबकी पर्सनालिटी सेम रहने वाली है। मैं झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकती और मेरे कोई फ्रेंड है उसको फर्क ही नहीं पड़ता कोई झूठ बोल रहा है कोई सच बोल रहा है, उसको सिर्फ एंजॉयमेंट चाहिए लाइफ में, तो क्या होगा, तो क्या होगा, क्या हमारी पर्सनालिटी सेम है? नहीं सेम है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि हमारा पैटर्न ऑफ थिंकिंग अलग है। वो सोचते हैं मुझे अपने काम से काम है, मैं क्या सोचती हूँ मुझे एक्चुअली जो ऑनेस्ट पीपल है उनके साथ मेरे को वाइब अच्छी आती है ना, मुझे फीलिंग है मेरी वैसी, तो मेरा थिंकिंग वैसा है, मेरा बिहेवियर भी वैसा होगा, तो मेरी पर्सनालिटी भी अलग हुई, सेम, ठीक है, टोटल वेज। तो मैं अगर किसी डिसऑनेस्ट पर्सन को देखूंगी मैं उसको ज्यादा भाव नहीं देने वाली क्योंकि मैं एक डिस्टेंस मेंटेन करके चलूंगी। बट वही अगर मेरी वो फ्रेंड जिसको फर्क ही नहीं पड़ता, तो क्या वो इस चीज को वेटेज देगी कि वो ऑनेस्ट है डिसऑनेस्ट है? नहीं, वो तो सबके साथ सिमिलर चलेगी, तो वो इंटरैक्ट अलग तरीके से करेगी, मैं इंटरैक्ट अलग तरीके से करूंगी। तो ये क्या हुआ पर्सनालिटी? एक सम ऑफ द तरीका, ये सम ऑफ द वेज जिसमें मैं इंटरैक्ट कर रही हूँ जिसमें वो इंटरैक्ट करी है, तो हमारी पर्सनालिटी भी डिफरेंट हो गई।
आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं बिल्कुल छोटा कंटेंट आपको नहीं देना चाह रही हूँ, सो दैट मेरी कोशिश यही है कि आपको साथ साथ रिकॉल हो, ठीक है, क्योंकि हम इतनी बार पढ़ लेंगे कि आपको रिकॉल होगा ऑटोमेटिकली, बट फिर भी आप ये सारा कंटेंट पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली फिल्टर होता होता कुछ पोर्शन रह जाएगा एग्जाम तक, ठीक है। अब देखो, पर्सनालिटी इज द फंडामेंटल एंड फोरमोस्ट डिटर्मिनेंट ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। एक बात बताओ, हम पर्सनालिटी ओबी में पढ़ क्यों रहे हैं? ओबी हम पढ़ रहे थे ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवली रन कर पाए, इसलिए एज अ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हम समझ रहे हैं, है ना। हम बिहेवियर समझने के लिए कर रहे हैं, तो बिहेवियर किसका समझना पड़ेगा? बिहेवियर हमें किसी इंडिविजुअल का भी समझना पड़ेगा। तो किसी इंडिविजुअल का बिहेवियर समझने के लिए क्या करना पड़ रहा है मुझे? किसी इंडिविजुअल का बिहेवियर समझने के लिए उसकी पर्सनालिटी को देखना पड़ रहा है। तो इसीलिए वो बोल रहा है कि इंडिविजुअल की बिहेवियर को डिटरमाइन करने के लिए पर्सनालिटी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर को डिटरमाइन करने के लिए पर्सनालिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इट सीक्स टू इंटीग्रेट ऑल द फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल, ये मेंटली चीजों को भी कंसीडर करता है, फिजिकल बॉडी वाइज चीजों को भी कंसीडर करता है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आगे हम पढ़ेंगे कि अगर आप बहुत सारी चीजों को मिक्सचर बना के उसको एक्शन में डाल दो, वो पर्सनालिटी हो जाती है। मैं दिखने में कैसी हूँ, मैं बिहेव में कैसी हूँ, मैं सोचने में कैसी हूँ, जब इन सब चीजों को मिक्सचर बना के पुट इन द एक्शन हो जाएगा तो वो एक पर्सनालिटी बन जाएगी। आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक है। देखो, in case of individual who is holding the senior position in an organization, मान लो मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस मैनेजर हूं और वो फाइनेंस की मुझे बहुत साउंड नॉलेज है, मुझे टेक्निकल नॉलेज है, बट जो मेरी पर्सनालिटी है, मेरा बिहेवियर अपने एम्प्लॉयज के साथ इज नॉट गुड। तो एक बात बताओ, तो मेरी पर्सनालिटी क्या हुई? मेरा क्या चीज उभर के बाहर आएगा? पर्सनालिटी। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि क्या होगा, अगर मैं अच्छे से बिहेव नहीं कर रही हूं तो मेरा और मेरे जूनियर्स का जो रिलेशन है वो खराब हो जाएगा। मेरा और मेरे जूनियर्स का जो रिलेशन है वो खराब हो जाएगा। वो जब खराब होगा तो बैड इंपैक्ट पड़ेगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा? एम्प्लॉयज डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे। मान लो मैं उनका हरासमेंट करने लगी, उनका हरास करने लगी मेंटली, तो क्या होगा? वो डिससेटिस्फाइड होंगे और वहां पे लॉकआउट स्ट्राइक्स होने लग जाएंगी। तो इसीलिए कह रहा है, इन केस ऑफ इंडिविजुअल, चाहे उसकी सीनियर पोजीशन है ऑर्गेनाइजेशन में, बट अगर पर्सनालिटी रोंग है तो वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को गलत कर देगा। तो पर्सनालिटी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है टू स्टडी। पर्सनालिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है टू स्टडी। आई होप आपको समझ में आया हो। दिस इज द टेम्परामेंट ऑफ द सुपीरियर, दैट इज द क्रूशियल। आपने अगर अपने अपने सुबॉर्डिनेट्स के साथ, सुबॉर्डिनेट्स होते हैं जो उनके नीचे लेवल के होते हैं, मुझे अपने सुबॉर्डिनेट्स के साथ क्या करना है? अगर एक अच्छा बॉन्ड बनाना है तो मेरा टेम्परामेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं कैसे बिहेव कर रही हूँ, क्योंकि उनके माइंड में जैसा मैं बिहेव करूंगी वैसे ही मेरी पर्सनालिटी बन जाएगी। ये आपको ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करके बोल रहा है। Many businesses have realized the importance of leadership। वो कह रहा है, बहुत सारे बिजनेस ने क्या कहा है, उन्होंने रियलाइज किया है अगर लीडरशिप अच्छी है तो एम्प्लॉयज की पर्सनालिटी को भी अच्छा शेप दिया जा सकता है। अगर लीडरशिप अच्छी है तो एम्प्लॉयज की पर्सनालिटी को भी एक अच्छा शेप दिया जा सकता है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अगर लीडर अच्छा होगा तो एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड रहेंगे। अगर एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड रहेंगे तो ऑटोमेटिकली बिहेवियर उनका भी अच्छा होगा, मेरा भी अच्छा होगा। अल्टीमेटली इंडिविजुअल का बिहेवियर, मेरी पर्सनालिटी अच्छी हो जाएगी, उनकी पर्सनालिटी और अच्छी हो जाएगी। हम क्या कह रहे हैं? मैं लीडर अच्छी तो मेरे एम्प्लॉयज के साथ मैं अच्छा बिहेव करूंगी तो उनकी पर्सनालिटी में निखार आएगा। अल्टीमेटली उनकी पर्सनालिटी की वजह से ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करने वाला है।
आई होप आपको समझ में आया हो। आप मोटे मोटे कीवर्ड्स याद रखो। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने पढ़ा इंडिविजुअल की पर्सनालिटी क्या होती है, क्योंकि हर किसी का जो है वो थिंकिंग पैटर्न, बिहेविंग पैटर्न एंड फीलिंग पैटर्न डिफरेंट होता है। वो थिंकिंग पैटर्न, बिहेविंग पैटर्न एंड फीलिंग पैटर्न डिफरेंट होता है, जिस वजह से वो सोसाइटी में इंटरैक्ट अलग तरीके से करता है। उस डिफरेंट इंटरेक्शन की वजह से ही उसकी पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है। उस डिफरेंट तरीके की वजह से ही उसकी पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है। आई होप आपको पर्सनालिटी का बेसिक मीनिंग समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि पर्सनालिटी में है क्या क्या टॉपिक में हमारे पास सिलेबस में। एक तो हमारे पास है डिटर्मिनेंट ऑफ पर्सनालिटी, डिटर्मिनेंट ऑफ पर्सनालिटी, और दूसरा हमारे पास है थ्योरीज हैं, थ्योरीज एंड मॉडल्स हैं कुछ। आज हम पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेंट ऑफ पर्सनालिटी। कैसा लग रहा है आपको? आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। मैं एक चीज क्लियर कर दूं, अगर कोई वीडियो मेरी फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहा है तो प्लीज गो एंड वॉच माई फर्स्ट लेक्चर बिफोर यू जंप इनटू दिस। आपको पहले फर्स्ट लेक्चर देखिए सो दैट आपको ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक समझ में आ जाए, क्योंकि यहाँ तक हम पहुंचे हैं तो हमने एक अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को लेके ऑलरेडी बिल्डअप कर ली है। तो आप यहाँ डायरेक्ट मत देखिए, आप पीछे से स्टार्ट कीजिए, आपको अच्छा लगेगा, दैट्स माय श्योरिटी। आपको पसंद आएगा लेक्चर, ठीक है। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं, अभी हम स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी। देखो ये क्या है, फर्स्ट जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट का मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पर्सनालिटी को इम्पैक्ट डालते हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पर्सनालिटी को इम्पैक्ट करते हैं। सबसे पहले आता है बायोलॉजिकल फैक्टर। क्या आता है? बायोलॉजिकल फैक्टर। देखो बायोलॉजिकल फैक्टर क्या होते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, जो इनहेरिटेंस में हमको मिले हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर कौन से हो गए? जो हमें इनहेरिटेंस में मिले हैं। तो किसी की पर्सनालिटी को डिटरमाइन करने के लिए दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? आप देखते होगे ना, शी इज एग्जैक्टली लुकिंग लाइक हर मदर, ही इज एग्जैक्टली लुकिंग लाइक हर फादर। ऐसा हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें समझ में आता है इनहेरिटेंस में उसको वो जो फीचर्स हैं वो अपने पेरेंट्स से मिले हैं। मे बी इट्स पेरेंट्स की तरह हो जाता है, मे बी ग्रैंड पेरेंट्स की तरह है, मे बी ब्रदर सिस्टर्स की तरह है। हम कहते हैं ना शी इज एग्जैक्टली लुकिंग लाइक दैट। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी डिटरमाइन होती है, उसके बायोलॉजिकल फैक्टर्स इम्पैक्ट डालते हैं। मान लो मेरे पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ब्रेन से बहुत इंटेलिजेंट है, तो हम क्या कहेंगे, तो मेरे माइंड में इसकी पर्सनालिटी क्या बन जाएगी, अरे इसके पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग क्या सोचोगे, इसके पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं तो मैम क्या है, मैम भी बहुत इंटेलिजेंट है तो मैम भी बहुत इंटेलिजेंट होंगे। होता है ना यही जनरली, तो यही वो कह रहा है। तो पर्सनालिटी हमने किस बेस पे डिटरमाइन की? उसके बायोलॉजिकल फैक्टर पे डिटरमाइन की। पर्सनालिटी हमने बनाई कि ये इंटेलिजेंट है, हमने अपने माइंड में परसीव किया कि ये पर्सन इंटेलिजेंट है, पर हमने उसको ऐसे कैसे परसीव किया? उसके बायोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से परसीव किया, बायोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से परसीव किया, ठीक है। बायोलॉजिकल ट्रेट्स आर द फोरमोस्ट पैरामीटर। अब एक बात बताओ, हो सकता है आप ये बोलो कि ये बिल्कुल दिखने में अपने पेरेंट्स की तरह है, ठीक है। हो सकता है आप ये बोलो इसका बिहेविंग पैटर्न बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह है। हो सकता है आप ये बोलो इसका ब्रेन बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह है। बिहेविंग पैटर्न मतलब हेरिडिटी है, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये सब चीजें पर्सनालिटी को डिटरमाइन कर रहे हैं, पर ये सब चीजें बायोलॉजिकल हैं जो एज अ बर्थ आपको इनहेरिटेंस में मिल रही हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट? ये सब चीजें डिफरेंट डिफरेंट है जो कि आपकी पर्सनालिटी में इंपैक्ट डालती हैं। आर यू अग्रीइंग विद मी? आप इस बात से अग्री कर रहे हो कि किसी की जो फिजिकल फीचर्स हैं, किसी की मेंटल फीचर्स हैं, वो उसकी पर्सनालिटी में इंपैक्ट डालते हैं, बिल्कुल। बट ये तीनों जो फीचर्स हैं ना, कौन से तीनों फीचर्स? चाहे वो फिजिकल फीचर्स, चाहे वो ब्रेन लगा लो, चाहे वो हेरिडिटी लगा लो,
ये तीनों के तीनों बायोलॉजिकली मिले हैं आपको, इसलिए बायोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर इनको ग्रुप कर दिया गया है। तो मतलब अलग अलग ना लिख के आप इनको किसके अंदर डालोगे, बायोलॉजिकल फैक्टर्स में डालोगे। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में ऐसी कौन सी चीजें हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपकी पर्सनालिटी को इम्पैक्ट डाल रही हैं? तो वो क्या होगी, फिजिकल फीचर्स, वो क्या हो गया, हेरिडिटी, वो क्या हो गया, ब्रेन। आई होप आपको समझ में आया हो इनको एक ग्रुप में क्यों किया है, क्योंकि ये तीनों पर्सनालिटी पे इम्पैक्ट डालती है, नो डाउट, बट ये तीनों की वजह एक ही है, ये तीनों की वजह बायोलॉजिकल फैक्टर है जो हमें अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, जो हमें होता है ना, जो मतलब सॉरी इनहेरिट हमें मिल रहे हैं, ये उनकी बात कर रहा है, इसलिए इनको बायोलॉजिकल फैक्टर में तीनों को ग्रुप कर दिया गया। ठीक है, आई होप मैं बहुत डेप्थ में जा रही हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। चलो देखते हैं, पढ़ते हैं। इसका ना फिजिकल फीचर मैंने गलती से ऊपर लिख दिया था, तो मैंने एक मार्क कर दिया है, पर ध्यान रखिए ये बायोलॉजिकल के अंदर का एक टॉपिक है। ठीक है, बायोलॉजिकल ट्रेट्स आर फोरमोस्ट पैरामीटर विच रिफ्लेक्ट्स द वेरियस फैक्टर्स। मतलब बायोलॉजिकल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बायोलॉजिकली किसी की फीचर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी पर्सनालिटी को डिटरमाइन करने के लिए, जो कि एक फैक्टर नहीं है बायोलॉजिकल में। बायोलॉजिकल में हम कितने फैक्टर्स पढ़ने वाले हैं, 3 फैक्टर्स। फिजिकल फीचर्स, ब्रेन हो सकता है, हेरिडिटी हो सकता है। क्या हो सकता है, फिजिकल फीचर्स, ब्रेन हो सकता है, हेरिडिटी हो सकता है। ये तीनों बायोलॉजिकल है, इसलिए उसने बोला वेरियस फैक्टर्स हैं बायोलॉजिकल के जो एक पर्सनालिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। मैं जितना सिंप्लीफाई हो सकता है मैं कर रही हूँ, बट रेस्ट डिपेंड अपॉन योर कंसंट्रेशन। मुझे नहीं लगता अगर कोई कंसंट्रेशन से सुन रहा है तो कहीं भी प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, देखो बायोलॉजिकल ट्रेट्स आर फोरमोस्ट पैरामीटर। बायोलॉजिकल ट्रेट क्या है, फोरमोस्ट पैरामीटर है विच रिफ्लेक्ट्स द वेरियस फैक्टर ऑफ द पर्सनालिटी। एक पर्सनालिटी को इंपैक्ट करने के लिए बायोलॉजिकल ट्रेट इंपॉर्टेंट है। क्या एक ही बायोलॉजिकल ट्रेट इंपॉर्टेंट है, नहीं, बहुत सारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। तो हम कौन कौन से पढ़ेंगे, किसी के फिजिकल फीचर्स भी डिटरमाइन कर सकते हैं उसकी पर्सनालिटी को, डिटर्मिनेंट होते हैं, ब्रेन भी होता है, हेरिडिटी भी होता है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, फिजिकल फीचर एज अ बायोलॉजिकल फैक्टर किसी की पर्सनालिटी में कैसे हेल्पफुल है, फिजिकल फीचर एज अ बायोलॉजिकल फैक्टर। चलो एक्चुअल में क्या है, मैं ऑलरेडी इसको एक बार रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, बट टेक्निकल इश्यूज की वजह से बहुत ज्यादा वॉइस लैग हो रहा था। अभी ये मैं सेकेंड टाइम रिकॉर्ड कर रही हूँ इसको फिर से, क्योंकि मैंने आज आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं अल्टरनेटिव डेज पे दूंगी। टाइम तो चलो हो जाएगा मैनेज, क्योंकि एक बार अगर वॉइस लैग बहुत आ रहा था तो मुझे लगा कि मुझे ही सुनने में अच्छा नहीं लग रहा और थ्योरी पोर्शन में आपको और तकलीफ हो जाएगी अगर ज्यादा ध्यान लगा के सुनना पड़ेगा, है ना। तो मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ इसको। ठीक है, चलो फिजिकल फीचर्स क्या होंगे, फिजिकल फीचर्स, फिजिकल अपीयरेंस इज ऑल्सो अमंग द इंटीग्रल डिटर्मिनेंट ऑफ पर्सनैलिटी। ये बात हमने कर ली है कि जो फिजिकल अपीयरेंस है उसकी वजह से भी पर्सनैलिटी डिटरमाइन होती है। आप कहते हो ना, अरे यार ये तो अपनी मम्मा की तरह बहुत सुंदर है, बोलते हो ना किसी को देखकर, वही है। इसकी पर्सनालिटी हमने कैसे परसीव कर ली, इसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की वजह से। अब एक बात बताओ और मैं थोड़ा डेप्थ में आपको समझाती हूँ, फिजिकल फीचर्स क्या है। आप हम क्या पढ़ रहे हैं, पर्सनालिटी हम कह रहे हैं बिहेवियर में बहुत हेल्पफुल होती है। पर्सनालिटी की वजह से बिहेवियर समझना अच्छा इजीली हो जाता है, इजी हो जाता है। तो पर्सनालिटी को कैसे डिटरमाइन करोगे, फिजिकल फीचर से। इट मीन्स फिजिकल फीचर्स अल्टीमेटली बिहेवियर पे लिंक कर रहे हैं ना। कोई आपके सामने बिल्कुल शांत स्वभाव का व्यक्ति आके ऐसे खड़ा हो जाए, चाहे उसने आपके साथ बात नहीं किया, बट आप खुद ही प्रिज्यूम कर लोगे कि शी इज वेरी स्वीट, दिखने में वो सुंदर है, शांत है, फिजिकली फिट है, तो आपको क्या लगेगा, बहुत स्वीट है ये, देखने में इतनी शरीफ लग रही है, बहुत स्वीट है ये। यही होता है ना। तो फिजिकल फीचर्स की वजह से हम ये सोच लेते हैं कि उसकी पर्सनालिटी क्या है, उसकी पर्सनालिटी क्या है, मतलब वो कैसे बिहेव करेगी हमारे साथ। अल्टीमेटली हम क्यों स्टडी करें हैं, क्योंकि हमें एज एन ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना है। इंडिविजुअल का बिहेवियर समझना जरूरी है और इंडिविजुअल का बिहेवियर उसकी पर्सनालिटी से समझ में आता है। और पर्सनालिटी कैसे समझ रहे हैं हम, पर्सनालिटी को समझ रहे हैं एज अ फिजिकल फीचर्स।
ठीक है। द फैक्ट अ पर्सन, देखो एक बार इसको वर्ड टू वर्ड मैं करा देती हूँ रीड। फिजिकल अपीयरेंस इज ऑल्सो अमंग द इंटीग्रल डिटर्मिनेंट। फिजिकल अपीयरेंस की वजह से भी किसी की पर्सनालिटी डिटरमाइन हो सकती है। हाउ वन अपीयर्स फिजिकली एक्चुअली प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। कोई पर्सन फिजिकली कैसे दिख रहा है वो आपकी थिंकिंग पे ज्यादा इंपैक्ट डालेगा कि ये कैसा है। कोई मोटा है तो आपको लगता होगा यार खाता रहता होगा ये तो हर टाइम, है ना। कोई फिजिकल इफेक्ट है, यू विल से ओ माय गॉड ही इज वेरी स्मार्ट, यही बोलते हो ना आप, तो आपको लगता है स्मार्ट है तो इंटेलिजेंट भी होगा। ठीक है। द फैक्ट अ पर्सन इज टॉलर, द फैक्ट दैट कि अगर एक पर्सन टॉलर है, लंबा है, छोटा है, फेस उसका कैसा है, स्किनी है, ब्लैक है, व्हाइट है, तो वो हमारे ऊपर इम्पैक्ट डालेगा। हम किसी, क्योंकि कहते हैं ना हम कोई गोरा है मतलब ये बहुत सुंदर है, बहुत इंटेलिजेंट भी होगी, ऑब्वियस सी बात है ना। तो हम क्या करते हैं उसके फिजिकल फीचर्स से उसकी पर्सनालिटी को जज करने की कोशिश करते हैं। इसलिए वो बोल रहा है कि किसी भी पर्सन के फिजिकल फीचर्स उसकी पर्सनालिटी को डिटरमाइन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है हेरिडिटी। हेरिडिटी किसका पोर्शन है, बायोलॉजिकल का। ये सेपरेटली पर्सनालिटी बताता है, बट क्या होगा, ये तीनों चीजें बायोलॉजिकली हमें मिली हैं, इसलिए बायोलॉजिकल फैक्टर के अंदर डाल दी गई हैं। द फीचर्स दैट कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द कंसेप्शन। कंसेप्शन का मतलब क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग एन आइडिया। मैं कुछ भी सोच रही हूँ, सोचने मात्र से ही किसी की हम पर्सनालिटी डिटरमाइन कर लेते हैं। कैसे, उसकी हेरिडिटी के हिसाब से। फिजिकल स्टेटस क्या है किसी का टेम्परामेंट क्या है। मान लो किसी कोई थोड़ा गुस्सा है, हम कहेंगे भाई ये तो बड़ा खड़ूस है। सोचते थे ना हम, अगर टीचर रिएक्ट कर रहा है तो भाई चाहे वो सॉफ्ट हो, हम क्या कहते थे, भाई ये टीचर तो बड़ा खड़ूस है, बहुत 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 ज्यादा टेम्परामेंट इसका हाई है, अजीब सा बिहेव कर रहा है ना। तो हेरिडिटी, हेरिडिटी भी किसी की पर्सनालिटी को डिटरमाइन। और ये कैसा, हम कहते थे इसकी मम्मा भी टीचर होते थे एक टाइम में, वो भी ऐसे ही गुस्से में बिहेव करते थे, तो वो तो हेरिडिटली इसको मिला है, हेरिडिटी में इसको मिला हुआ है। हेरिडिटी में कुछ भी हो सकता है, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, मसल्स के कॉम्प्लेक्स होते हैं, होता है ना। कईयों को कहते हैं ना हेरिडिटी प्रॉब्लम होती है, किसी को बीपी है तो पूरे खानदान को चलता रहेगा, तो वो हेरिडिटी प्रॉब्लम हो गई, है ना। इट इज थ्रू द हेरिडिटी इट इज एविडेंट दैट द जीन्स लोकेटेड इन क्रोमोसोम। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब किसी पर्सन का क्रोमोसोम्स मतलब जब किसी पर्सन का सेक्स डिसाइड होता है उन सेल्स की वजह से, जब सेक्स डिसाइड होता है उसके अंदर ही जो हेरिडिटल फीचर्स होते हैं वो होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि इसको ये चीजें अपने पेरेंट्स से हेरिडिटी में मिली है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। हमने क्या पढ़ा, फिजिकल फीचर भी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है, और क्या हुआ, हेरिडिटी भी इंपॉर्टेंट है। फिर हम पढ़ रहे हैं ब्रेन। आपको पता होगा किसी इंटेलिजेंट पर्सन की फैमिली है तो आपको लगता होगा उस फैमिली के सारे बच्चे इंटेलिजेंट रहने वाले। ऐसा क्यों, क्योंकि कहते हैं ना बच्चे पेरेंट्स पे जा रहे हैं, बच्चे अपनी फैमिली पे जा रहे हैं, तो वो जीन्स में होता है उनके। द सेकेंड बायोलॉजिकल अप्रोच इज टू कंसंट्रेट ऑन द रोल दैट ब्रेन प्लेज इन पर्सनालिटी। ब्रेन किसी का अच्छा है, क्यों ऐसा बोल रहे हैं, देखो मान लो मेरे ब्रेन जैसा है, मैं अपने ब्रेन की वजह से, मेरे ब्रेन में कुछ आया, मैंने रिएक्ट करा, मेरा ब्रेन अल्टीमेटली मुझे बिहेव करने को मजबूर कर रहा है, और वो मेरा बिहेवियर आपकी पर्सनालिटी को, वो मेरे बिहेवियर से आप मेरी पर्सनालिटी को जज कर रहे हो। तो ब्रेन को इसलिए बोला जाता है, क्यों, क्योंकि ब्रेन क्या है, ब्रेन की वजह से मुझे, ब्रेन की वजह से मेरे अंदर कुछ इलेक्ट्रिकल हॉर्मोन्स में चेंज होगा, माइंड में चेंज होगा, कुछ स्टिमुलस होगा, उस स्टिमुलस की वजह से मैं अल्टीमेटली रिएक्ट करूंगी। अगर मेरे जीन्स में गुस्सा लिखा है तो कुछ भी थोड़ी सी सिचुएशन देख के मुझे एकदम से गुस्सा आना स्टार्ट हो जाएगा, मेरा ब्रेन मुझे अल्टीमेटली बोलेगा रिएक्ट कर यहाँ पे गुस्से में, तो मैं रिएक्ट करूंगी, तो अल्टीमेटली मेरा बिहेवियर बाहर निकल के आएगा ब्रेन की वजह से, और आप मेरे उस बिहेवियर से मेरी पर्सनालिटी को जज करेंगे, आप मेरे उस बिहेवियर से मेरी पर्सनालिटी को जज करेंगे। समझ रहे हो ब्रेन कैसे रोल प्ले कर रहा है। The second biological approach is to concentrate on the role of the brain. The psychologists are unable to prove that. वो कह रहा है इन्फ्लुएंस करता है, साइकोलॉजिस्ट अच्छे से तो प्रूव नहीं कर पाए, बट अल्टीमेटली ब्रेन, क्योंकि लोग क्या करते हैं, लोग फिजिकली ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, दिखने में कैसा है उसकी पर्सनालिटी वैसी होगी,
लेकिन ब्रेन अल्टीमेटली थ्रू द बिहेवियर आपकी पर्सनालिटी को दर्शाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो उसके बाद क्या है, ब्रेन का ही आगे पोर्शन एक पेंडिंग है, प्रीलिमिनरी रिजल्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ऑफ ब्रेन। अभी जो मैंने आपको बताया, ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन होगा जिसकी वजह से मेरे को कुछ इंडिकेटर मिलेगा और मैं रिएक्ट करूंगी। वहां पे कोई पर्सन किसी बच्चे को पीट रहा था, बेवजह पीट रहा था, मुझे गुस्सा, मेरी हेरिडिटल नेचर का है, मैं जाके प्यार से नहीं पूछूंगी, मुझे गुस्सा आ जाता है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली मेरे ब्रेन ने मुझे क्या दिया, डायरेक्शन दी, रिएक्ट। मैंने बिहेवियर रिएक्ट किया, जाके उस पर्सन को साइड पे गिरा दिया, क्यों मार रहे हो तुम, विदाउट एनी आस्किंग कि क्या हो रखा है क्या नहीं हो रहा। बट वो मेरा बिहेवियर था, तो आप लोग क्या जज करोगे, ये तो भाई बहुत गुस्से वाला पर्सन है, तो मेरी पर्सनालिटी क्या बन जाएगी, मेरे बिहेवियर की वजह से, अल्टीमेटली मेरे ब्रेन की वजह से क्या बन गई, आपके पर्सनालिटी मेरे बारे में क्या सोच रहे हो वो इंपैक्ट डालेगा। देखो, प्रीलिमिनरी रिजल्ट्स फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ऑफ द ब्रेन, जो प्रीलिमिनरी रिजल्ट क्या होगा, इंडिकेटर होगा कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्सनालिटी एंड बिहेवियर। जो मेरे माइंड में स्टिमुलेशन होगा उसकी वजह से आप मेरा बिहेवियर भी समझ पाओगे, वो पर्सनालिटी भी समझ पाओगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आओ। हमने क्या कंप्लीट किया, हमने किया अभी बायोलॉजिकल फैक्टर्स कंप्लीट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया हुआ है, जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी ये चीज। आई होप आपको समझ में आ रहा है तो लाइक द वीडियो, कमेंट करते रहिए, मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ाते रहिए। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, बायोलॉजिकल। उन तीन चीजों को बायोलॉजिकल में क्यों डाला था, क्योंकि वो तीनों ही पर्सनालिटी में तो कंट्रीब्यूट करती हैं, पर उन तीनों का पर्सनालिटी में कंट्रीब्यूशन की वजह बायोलॉजिकल है, जो मुझे अपने इनहेरिटेंस में मिला है, इसलिए उसको बायोलॉजिकल फैक्टर में ग्रुप कर दिया। प्रॉब्लम होती है ना आपको अंडरस्टैंड करने में, मैं पैटर्न बता रही हूँ कि आपको लर्न हो जाए चीजें, आपको माइंड में रहेंगी कैसे कैसे, कि ये तीनों चीजें पर्सनालिटी में डिटर्मिनेंट है, नो डाउट है, बट ये तीनों चीजें ड्यू टू वन रीजन जनरेट हो रही हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर, इसलिए उनको बायोलॉजिकल फैक्टर बना के उसमें ग्रुप कर दिया गया। उसके बाद आता है फैमिली फैक्टर्स। फैमिली फैक्टर्स देखो क्या है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट आउट ऑफ डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स। किसी की पर्सनालिटी को डिटरमाइन करने के लिए उसकी फैमिली फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप मुझे बताओ, आपने कहीं जगह देखा होगा, कहीं बच्चे क्या होते हैं, उनके पेरेंट्स आपस में बहुत झगड़ा कर रहे होते हैं, तो बच्चों के अंदर भी वो चीज आ जाती है ना, बदतमीज हो जाते हैं। देखा होगा आपने, आप कहते हो ना इसके पेरेंट्स भी ऐसे रिएक्ट करते हैं, दैट्स व्हाई ही इज रिएक्टिंग लाइक दिस ओनली। ठीक है, हो सकता है पेरेंट्स आपस में झगड़ा करते हो तो बच्चा सहम जाए, बहुत ज्यादा झगड़े होते हो, रिलेशन अच्छा नहीं हो पेरेंट्स का, तो बच्चे सहम जाते हैं, है ना। तो क्या हो रहा है, जब फैमिली की एनवायरमेंट, फैमिली का एनवायरमेंट किससे इन्फ्लुएंस हो रहा है, उनकी डायरेक्शन से, वो जो कर रहे हैं, जैसा उसको एनवायरमेंट मिल रहा है वो डर रहा है, क्योंकि वो खुल के जी नहीं पा रहा। तो हम लोग मजाक बनाते हैं ना, ही इज डम, शी इज वेरी डम, ऐसा नहीं होता है, इट मस्ट बी ड्यू टू सम फैमिली फैक्टर्स। देखो, most significant out of different determinants of personality is that familial, मतलब significant, किसी की पर्सनालिटी को जज करने के लिए फैमिली फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। द एनवायरमेंट एट होम, घर पे कैसा एनवायरमेंट है और उसको इन्फ्लुएंस हो जाए पेरेंट्स की भी। एक तो घर पे ऐसा एनवायरमेंट कि उसको इजाजत नहीं है वो एक कमरे से खड़ा होकर दूसरे कमरे में चला जाए कोई बच्चा, ऊपर से पेरेंट्स झगड़ा कर रहे हैं, तो एक तो एनवायरमेंट ऐसा, दूसरा फैमिली का जो डायरेक्शन इन्फ्लुएंस, जो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस हो रहा है पेरेंट्स का, उस वजह से उसकी पर्सनालिटी ऐसी डेवलप हो जाती है। आपने देखा होगा ना, बच्चे कुछ होते हैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं लाइफ में, क्यों, क्योंकि उनको शुरू से ही ऐसा माहौल दिया जाता है, ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट किया जाता है कि वो कॉन्फिडेंस में आ सके, है ना। बट कुछ होते हैं बहुत सहमे रहते हैं, क्योंकि उनकी फैमिली का माहौल ही ऐसा होता है। अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ एविडेंस that indicates that overall home environment created by the parent, वो कह रहा है जो environment parent create कर रहे हैं in addition to influence, डायरेक्टली तो वो बोल रहे हैं बच्चे लड़ना नहीं, बच्चे किसी से झगड़ा नहीं करना, बट वो खुद कर रहे हैं, तो क्या हुआ, उनकी डायरेक्शन तो कुछ और है, पर क्या हो रहा है, एनवायरमेंट उनका उलट गलत क्रिएट किया हुआ है, तो वो वही बोल रहा है ओवरऑल होम एनवायरमेंट
क्रिएटेड बाय द पेरेंट्स। पेरेंट्स ने जो होम एनवायरनमेंट क्रिएट किया है इन एडिशन टू डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करने के अलावा, डायरेक्टली तो आप बच्चों को कुछ भी बोलो, बट उसके अलावा आपने जो घर पे एनवायरनमेंट क्रिएट किया है दैट इज वेरी क्रिटिकल इन डिटरमाइनिंग द पर्सनालिटी। बहुत झलकता है, बहुत बच्चे होंगे, बहुत बच्चे देखे मैंने ऐसे जिनकी फैमिली एनवायरनमेंट की वजह से उनकी थिंकिंग भी ऐसी डेवलप हो जाती है एंड पर्सनालिटी भी वैसी हो जाती है। ठीक है, आई होप यू गॉट माय पॉइंट। हमने क्या पढ़ा, हमने अभी तक पढ़ लिया है बायोलॉजिकल फैक्टर्स और हमने पढ़ लिया है फैमिली फैक्टर्स। ठीक है, और देखो ये अभी फैमिली फैक्टर्स ही चल रहा है। द पेरेंट्स प्ले एन स्पेशली इंपॉर्टेंट पार्ट इन द आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। किसी की पर्सनालिटी को कैसे आइडेंटिफाई करना है, पेरेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन अर्ली डेवलपमेंट। अर्ली डेवलपमेंट में जो बहुत काम आता है, देखो अकॉर्डिंग टू मिस्टर वो क्या कहते हैं, द प्रोसेस कैन बी एग्जामिन्ड फ्रॉम द डिफरेंट पर्सपेक्टिव। किसी की पर्सनालिटी को डिटरमाइन करने के डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन कैन बी व्यूड एज अ सिमिलैरिटी ऑफ बिहेवियर। देखो हम कहते हैं ना कि इसका बिहेवियर बिल्कुल अपने पेरेंट्स पे है, सिमिलैरिटी ऑफ बिहेवियर है, तो हम उसकी पर्सनालिटी को भी उसके पेरेंट्स की तरह मानने लग जाते हैं कि इसकी पर्सनालिटी भी उनकी तरह है। बिहेवियर को जज करेंगे ना हम। आइडेंटिफिकेशन कैन बी व्यूड एज अ सिमिलैरिटी ऑफ बिहेवियर इंक्लूडिंग द फीलिंग्स एंड एटीट्यूड बिटवीन अ चाइल्ड एंड अ मॉडल। अगर वो अपने, हम कहते हैं अपने पापा की तरह बिल्कुल बनेगा भी, तो हम उसको उसी फील्ड में डाल देते हैं। ये बिहेव भी वैसे कर रहा है तो इसको मॉडल भी इसके डैड होंगे तो ये बनेगा भी वैसा ही बच्चा, है ना। तो हम क्या करते हैं, उसको जज करते हैं। आइडेंटिफिकेशन कैन बी लुक्ड एट एज चाइल्ड मोटिव। एक बात बताओ, मेरा मोटिव है, मान लो किसी का मोटिव है, किसी को मतलब एक्टर्स बहुत पसंद है, किसी का मोटिव है कि उनको क्या पसंद है, मिस्टर अक्षय कुमार पसंद है। ठीक है, तो क्या होगा, मिस्टर अक्षय कुमार पसंद है तो लोग उसे लिंक करने लग जाएंगे कि इसको तभी अक्षय कुमार पसंद है क्योंकि उसकी पर्सनालिटी ऐसी है, तो इस पर्सन की पर्सनालिटी भी ऐसी हो गई। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या आता है, जब आप अपने रोल मॉडल की तरह बनने के लिए क्या करते हो, एट्रीब्यूट्स एक्वायर करते हो। एक्चुअल आप देखते हो वो 4 बजे उठते हैं, वो एक्सरसाइज करते हैं, तो आप भी अगर वही चीजें एक्वायर करने लग जाते हो तो वो भी एज अ प्रोसेस होती हैं। देख सकते हैं हम एज अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट की प्रोसेस। क्या होगा, पहले तो किसी की तरह बिहेव कर रहा है वैसा, दूसरा उसका रोल मॉडल क्या है, तीसरा हम क्या कह रहे हैं, तीसरा हम ये कह रहे हैं अगर वो उसकी तरह उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो उसके अंदर आने लग जाते हैं तो भी हम कहते हैं इसकी पर्सनालिटी वैसे बन रही है, तो मैच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स, एक बात बताओ, क्या सोशल फैक्टर्स किसी पर्सन की पर्सनालिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं? क्या सोशल फैक्टर्स किसी पर्सन की पर्सनालिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एक बात बताओ, आप अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हो, अगर आप किसी की सही संगत में नहीं हो तो आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं ना उसके साथ बाहर नहीं जाना, उसके साथ फ्रेंडशिप नहीं रखनी। वाई? बिकॉज दे नो इन सोसाइटी उसकी इमेज क्या है, बिकॉज दो नो इन सोसाइटी वो कैसा रह रहा है। सोसाइटी का मतलब आपकी स्टडी नहीं हो रही है, आपके आसपास के एनवायरनमेंट की स्टडी हो रही है। बट अगर आपके आसपास के एनवायरनमेंट की स्टडी आपके माइंड को इम्पैक्ट करे तो हमने क्या पढ़ा था, वो क्या होता है, सोशल साइकोलॉजी। वो क्या होती है, सोशल साइकोलॉजी। तो समझ गए, सेम पर्सनालिटी। अगर आप मान लो 4 कहीं गुंडे खड़े हैं, आप रोज जाते, आपको नहीं पता कि वो गुंडे हैं, रोज जाते हो उनकी संगत में आप खड़े हो जाते हो, तो आपके पेरेंट्स बोलते हैं, देखो पता है सोसाइटी में लोग ये बोल रहे हैं कि तुम्हारा लड़का गुंडा हो गया। क्यों बोल रहे हैं, जबकि वो तो शरीफ है, बट उसकी सोसाइटी ऐसी है, उसका फ्रेंड सर्कल ऐसा है जिस वजह से उसको जज किया जा रहा है। तो जैसी सोसाइटी में आप रहोगे वैसे ही आपकी पर्सनालिटी को परसीव किया जाएगा। जैसे सोसाइटी में आप रहोगे वैसी पर्सनालिटी आपकी परसीव की जाएगी। ठीक है, देखो क्या आ रहा है ये, The social determinants analyze a personality as per the status of individual. Social factors कैसे डिटरमाइन करते हैं, स्टेटस। एक बात बताओ, कोई एक पेरेंट है जो बहुत ज्यादा मतलब भक्ति में रहते हैं, लीन है ना, उनका बच्चे को हम देख के कहेंगे सोसाइटी में बहुत भक्ति वाले लोग हैं, ये लड़का भी ऐसा ही होगा।
पर्सनैलिटी हम ऑटोमेटिकली जज कर देते हैं, इट्स नेचुरल, इट्स द बिहेवियर ऑफ आवर माइंड। द सोशल डिटर्मिनेंट्स एनालाइज द पर्सनैलिटी एज पर द स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। किसी इंडिविजुअल का सोसाइटी में क्या स्टेटस है, हम उसके हिसाब से उसकी पर्सनालिटी को जज कर लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, जो कम्युनिटी कंसीडर इंडिविजुअल कंसेप्शन ऑफ देयर रोल इन द ग्रुप्स इज लाइक, तो मतलब हमें लगता है जैसे ग्रुप में ये रह रहा है, ये वैसे ही ग्रुप में है, ये वैसा ही पर्सन है। देयर इज इंक्रीजिंग रिकॉग्निशन गिवन टू द रोल। वो कह रहा है बहुत बड़ा रोल है सोसाइटी में, क्योंकि सोसाइटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, एक बहुत सारे द्वार खोलती है आपके लिए कि आप कैसे बन पाओ। जैसे बहुत सारे लोग हैं सोसाइटी में, तो आपके पास बहुत सारे डोर्स ओपन है कि कैसे बन पाओ। आपने देखा होगा पेरेंट्स बोलते हैं ना, चूज योर सर्कल वाइजली। आपने ये भी सुना होगा, जैसी संगत वैसी रंगत, ये वही चीज की बात कर रहा है। जैसे लोगों के संग में रहोगे वैसे आप भी बनते जाओगे। क्यों? क्योंकि उनके एट्रीब्यूट्स आप में आते जाएंगे, वही आपके रोल मॉडल बनने लग जाएंगे लोग। ठीक है, देखो सोशलाइजेशन इन्वॉल्व द प्रोसेस। सोशलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है बाय विच अ पर्सन एक्वायर्स फ्रॉम न्यूमरसली वाइड रेंज ऑफ बिहेवियर पर्सनालिटी। एक आपके पास बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी खुली है कि जहां पे बहुत सारी पर्सनालिटी होंगी, आपने किसको अडॉप्ट करना है। ठीक है, जो कि आपको ओपन है, ओपन टू यू, कि आप किसको अक्वायर, किसके एट्रीब्यूट्स को अक्वायर करना चाहते हो। तो सोसाइटी एक ऐसी सिचुएशन है, सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच पर्सन एक्वायर न्यूमरस वाइड रेंज ऑफ बिहेवियर पर्सनालिटी। सोशलाइजेशन करना मीन्स आप एक ऐसे एनवायरमेंट में रह रहे हो जहां पे बहुत सारी पर्सनालिटी आप एक्वायर कर सकते हो जो कि ओपन टू यू है। सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, द प्रोसेस स्टार्ट एज सून एज वी स्टेप इनटू द रियल वर्ल्ड। जैसे ही हम रियल वर्ल्ड में उतरते हैं, हमें ये एनवायरमेंट मिलना शुरू हो जाता है, सोसाइटल एनवायरमेंट मिलना शुरू हो जाता है। एक बात बताओ, छोटे छोटे बच्चे पहले तो घर पे शांत होते हैं, जब क्रैच में जाते हैं तो शैतानी सीख जाते हैं। हम कहते हैं ना, पता नहीं किसके साथ रहता है वहां सारा दिन, आके घर पे भी शैतानियां करता है। बोला जाता है ना, जैसे पता नहीं किसके साथ रह के आया है कि घर पे भी शैतानियां कर रहा है। तो क्या हो रहा है, द प्रोसेस स्टार्ट एज सून एज वी स्टेप इनटू द रियल वर्ल्ड, लाइक प्ले स्कूल हो गया, पीयर, अगर मैं ऑफिस में हूँ तो मेरे फ्रेंड सर्कल ऐसा है, पीयर टू पीयर ऐसे हो गए हम। पीयर होता है पर्सन ऑफ सिमिलर स्टैंडिंग, आपके ही लेवल पे जो पर्सन हो। ठीक है, फ्रेंड्स हो गए। इट इज वन एसेंशियल डिटर्मिनेंट ऑफ द पर्सनालिटी। सोसाइटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ द पर्सनालिटी। दैट्स वाई वी एडवाइज, इसलिए हम क्या एडवाइज करते हैं, इसलिए हम ये एडवाइज करते हैं, चूज योर सर्कल वाइजली, चूज योर सर्कल वाइजली, चूज योर सर्कल वाइजली। चलो, सेम आई एम सेइंग टू यू डियर्स, चूज योर सर्कल वाइजली। चलो, उन लोगों के बीच में रहो जो मोटिवेट करते हैं, जो काम की बातें करते हैं, जो आपको कुछ अच्छा करने को मोटिवेट करते हैं लाइफ में, है ना। डोंट बी इन दैट कंपनी जो सिर्फ ऐश मारने में बिलीव करता है, कुछ करने में नहीं। बट आप तो ऑलरेडी इस फील्ड में हैं, कि ऑलरेडी सीरियस होंगे तभी इस फील्ड में आए हैं, तो नो नीड टू गाइड यू, सॉरी। चलो, उसके बाद आता है सिचुएशनल फैक्टर्स। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा बायोलॉजिकल फैक्टर्स, फिर हमने देखे बायोलॉजिकल में 3 चीजें थी, फिर हम आए फैमिली फैक्टर्स पे, फिर हम आए, देखो सबसे पहले याद करने का एक और तरीका बताती हूँ। बायोलॉजिकल जो मुझे मेरे पेरेंट्स से मिला, पेरेंट्स के बाद क्या होती है, पूरी फैमिली, रिश्तेदार, फैमिली फैक्टर। फिर फैमिली से भी बाहर निकलने की कोशिश करोगे तो सोसाइटी, सोसाइटी से भी बाहर निकलोगे तो सिचुएशन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। BFSS, BFFS नहीं, बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, आगे कुछ भी लगा लो, चल BFSS आप लर्न कर लो ऐसे आप। बट ऐसे ना, मेरा पर्सनली मानना क्या है, मुझे चीजें लर्न होती हैं सिचुएशंस बना के। मैं मतलब शॉर्ट फॉर्म से लर्न बहुत कम करती हूँ, बहुत कम मुझे लर्न हुआ है शॉर्ट फॉर्म से। अब मैं इसको कैसे लर्न किया हुआ है मैंने, पहले मैं अपने घर में थी इसलिए बायोलॉजिकल फैक्टर, धीरे धीरे रिलेटिव्स आए, फैमिली बन गई।
ठीक है, फिर फैमिली से बाहर स्टेप आउट किया सोसाइटी, सोसाइटी में सिचुएशंस क्रिएट हुई तो सिचुएशनल फैक्टर्स। ऐसे आप लर्न करो सो दैट आपको कोई भी चीज भूले ना, क्योंकि पेपर में अल्टीमेटली आपको डिफरेंट परफॉर्म करना है। चलिए अब सिचुएशनल फैक्टर्स मैं आपको ऐसे एक बार बता देती हूँ क्या होता है सिचुएशनल फैक्टर, फिर हम इस पे जाते हैं। सिचुएशनल फैक्टर, एक बात बताओ, मेरी पर्सनालिटी क्या है? मैं 90% ऑफ द टाइम काम रहती हूँ, बट कुछ ऐसा कुछ सीन हो जाए जहां मुझे गुस्सा आ जाए, तो मैंने सिचुएशन में अलग रिएक्ट किया। क्या हम हर सिचुएशन में सेम रिएक्ट करते हैं? नहीं। क्या एक सिचुएशन की वजह से आप किसी की पर्सनालिटी को जज कर पाते हो? नहीं, जज नहीं कर सकते कि किसी की पर्सनालिटी कैसे है, ये नहीं कह सकते कि इसकी पर्सनालिटी ऐसे है, बट आपको पता चल जाएगा कि इस सिचुएशन में इसका बिहेवियर ऐसा होगा। ठीक है, ये उसी पे बेस्ड है। मान लो मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, बट बहुत ज्यादा मेंटली हरासमेंट हो रहा है मेरे ऑफिस में मेरा, तो मैं क्या करूंगी? पहले तो शांत, जब बहुत ज्यादा होने लग जाएगा तो मैं गुस्सा करूंगी। तो जबकि मेरी पर्सनालिटी शांत रहने वाली है, पर मैं क्या कर रही हूँ? गुस्सा कर रही हूँ ड्यू टू सम एक्सेप्शनल सिचुएशन। तो अल्टीमेटली खाली सिचुएशन आपकी पर्सनालिटी को नहीं बताती, सिचुएशन बताती है कि किस सिचुएशन में आप कैसे बिहेव करोगे, सो दैट आपके बिहेवियर को उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग कंट्रोल किया जाए। चलो देखो, इट वुड नॉट बी डिफिकल्ट फॉर यू टू रिलेट विद द फैक्ट। वो कह रहा है आपको इस फैक्ट से रिलेट करना डिफिकल्ट नहीं है कि वी ह्यूमन जो है वो रिएक्ट करते हैं डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशन। नो डाउट, अगर मैं काम हूं बट मेरा हरासमेंट हो रहा है तो मुझे रिएक्ट करना पड़ेगा ना गुस्से में। ठीक है, अफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट क्वाइट स्ट्रॉन्ग, तो जो एनवायरमेंट है हमारा वो क्वाइट स्ट्रॉन्गली मेरी पर्सनालिटी पे इफेक्ट डालता है। नॉलेज, स्किल्स, लैंग्वेज आर ऑब्वियसली एक्वायर्ड, पर क्या है रिप्रेजेंटेटिव इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर। बहुत सारी चीज है जो आपके बिहेवियर को मॉडिफाई करती रहती है, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हैं जो आपके बिहेवियर को मॉडिफाई कर देंगी। द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट एंड इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, वो कह रहा है एनवायरमेंट का इफेक्ट क्वाइट स्ट्रॉन्ग है। अब इतना हरासमेंट हो रहा है, मेरी कामनेस खत्म होती जा रही है, क्योंकि वो जो नेगेटिव एनवायरमेंट है वो इतना इम्पैक्ट डाल रहा है कि मेरा सिचुएशनल पर्सनैलिटी चेंज निकलेगा ही निकलेगा। द वेरिंग डिमांड ऑफ डिफरेंट सिचुएशन ऑल फॉर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ रियलिटी, वो कह रहा है जो डिफरेंट सिचुएशन है उसकी डिमांड ये है कि रियलिटी भी पर्सन्स की बिहेविंग में डिफरेंट होती है। ऑब्वियस सी बात है, यू कैन नॉट स्टे, मैंने स्टैम्प पेपर पर थोड़ा लिख के दे दिया कि मैं शांत ही रहूंगी और कभी ऐसी सिचुएशन आएगी नहीं कि मेरा शांत स्वभाव टूटेगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता ना। सेम चीज वो क्या कह रहा है, वेरिंग डिमांड ऑफ डिफरेंट सिचुएशन, हर डिफरेंट सिचुएशन की डिफरेंट डिमांड होती है जिसकी वजह से आपका बिहेवियर अलग है, अल्टीमेटली आपकी पर्सनालिटी पे वो इम्पैक्ट डालता है। सोनली भी सिचुएशन से आप जज नहीं कर सकते किसी की पर्सनालिटी, बट वो ये जरूर बता देगा कि अगर ऐसी सिचुएशन है उस सिचुएशन में इसका बिहेवियर क्या है, क्योंकि हम ये पढ़ रहे हैं कि किसी इंडिविजुअल का बिहेवियर ओबी में कैसे कंट्रीब्यूट करेगा। अगर मुझे समझ आ गया कि एम्प्लॉइज का हरासमेंट हुआ तो ये छोड़ छाड़ के चले जाएंगे, वो कहेगा मुझे रहना ही नहीं, वो गुस्से में छोड़ो, वो छोड़ के चला जाएगा, तो मुझे क्या ध्यान रखना है, वैसे तो ये बहुत शांत है पर्सन, बट इन केस हरासमेंट जैसी कोई चीज हो रही है तो ये पर्सन टिकेगा नहीं, छोड़ के चला जाएगा यहाँ से। इसलिए वो बिहेवियर को समझने में इंपॉर्टेंट होते हैं सिचुएशनल फैक्टर्स, कि किस सिचुएशन में कोई कैसे रिएक्ट करने वाला है। देखो, इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से दैट सिचुएशनल फैक्टर डिटरमाइन द पर्सनालिटी। सिचुएशनल फैक्टर खाली पर्सनालिटी को जज नहीं कर देते कि ऐसी पर्सनालिटी है इन मोस्ट करेक्ट मैनर, बट इट श्योरली रिफ्लेक्ट, ये रिफ्लेक्ट करता है कि कोई पर्सन अगर किस सिचुएशन में है तो वो कैसे बिहेव कर रहा है, कोई पर्सन किस सिचुएशन में है तो वो कैसे बिहेव कर रहा है। यहाँ पे हमारे फिनिश होते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ पर्सनालिटी। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा पर्सनालिटी का मीनिंग, आप मुझे बताओ, मैं मोटा मोटा एक बार रिकॉल करवा दूं। पैटर्न ऑफ थिंकिंग, पैटर्न ऑफ फीलिंग, पैटर्न ऑफ बिहेविंग डिफरेंट होते हैं जिसकी वजह से पर्सनालिटी डेवलप होती है। ठीक है, उसके बाद हमने कहा पर्सनालिटी किस किस चीज से डिटरमाइन होती है, कुछ से बायोलॉजिकल फैक्टर, कुछ से फैमिली फैक्टर, फैमिली से निकल के मैं गई सोसाइटल फैक्टर्स में, सोसाइटी से निकल के गई तो मैं सिचुएशंस में फंस गई। आई होप आपको समझ में आ रहा है। आज के लिए इतना ही।
क्योंकि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इस टॉपिक को सिंगल लेक्चर में रिकॉर्ड कर रही हूँ। इसके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, हम करने वाले हैं। आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस। एक वीडियो मैं लेके आने वाली हूँ जिसमें मैं आपको नेक्स्ट वो बताने वाली हूँ कि हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं। अभी एक शॉर्ट वीडियो, सो दैट जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं उनको आइडिया हो कि इस चैनल पे फर्दर क्या क्या आने वाला है। बट उससे पहले टैक्सेशन अपना कंप्लीट कर लीजिए। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आऊंगी, बट यू कमिट टू मी कि आप वो जो है रिविजनरी वीडियो देखेंगे, दैट इज डिटेल्ड। मतलब आपको एक फ्रेशली, कोई बच्चा फ्रेश भी पढ़ रहा है ना, उसको तो भी समझ में आ जाएगा, बट उसको अटेम्प्ट कैसे करना है उसके लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। तो मत छोड़ना डिडक्शंस। मैं डिडक्शन का सेकंड पार्ट डाल दूंगी, क्योंकि कल भी मैंने 2 लेक्चर्स रिकॉर्ड किए, बट ड्यू टू टेक्निकल कुछ इशू था, वॉइस लैग बहुत ज्यादा हो रहा था, तो आज मैं फिर से रिकॉर्ड कर रही हूँ ये। आई होप आप लोग समझे एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी। बाय।